नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रात का खौफ। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद अगली बार किसी सुनसान सड़क, घने जंगल या अनजान रास्ते से गुजरते समय आप एक बार ज़रूर सोचेंगे। तो लाइटें धीमी कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम दीपक चौहान है। पिछले 14 साल से मैं प्राइवेट एम्बुलेंस चलाता हूँ। दिन हो या रात, बारिश हो या धुंध, जब फ़ोन बजता है मैं निकल पड़ता हूँ। लेकिन 15 नवंबर की रात जो हुआ, उसके बाद मैंने रात की ड्यूटी हमेशा के लिए छोड़ दी। उस रात घड़ी में 1:18 हो रहे थे। मैं अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में बैठा चाय पी रहा था। पूरा अस्पताल लगभग शांत था। तभी डिस्पैचर दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक कागज था। उसने बिना कुछ बोले कागज मेरी तरफ बढ़ाया। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, मरीज गंभीर है, तुरंत पहुंचो। नीचे एक पता लिखा था और सबसे नीचे एक लाइन जिसे पढ़कर मैं कुछ सेकंड तक वही खड़ा रह गया। उस पर लिखा था, अगर पहुंचने में देर हुई तो मरीज नहीं बचेगा। ऐसी लाइनें पहले भी देखी थीं, इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने इंजन स्टार्ट किया। मेरे साथ कंपाउंडर अर्जुन बैठ गया। हम दोनों ने अस्पताल का गेट पार किया और शहर की आखिरी स्ट्रीट लाइट भी पीछे छूट गई। करीब 20 मिनट बाद अर्जुन ने अचानक पूछा, दीपक भाई, आपने पता ठीक से पढ़ा था ना? मैंने कहा, हाँ। क्यों? उसने धीरे से वो पर्ची मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने हेडलाइट की रोशनी में देखा और मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। जिस पते को मैं 20 मिनट से देखकर चला रहा था, उस पर्ची पर अब कोई पता लिखा ही नहीं था। सिर्फ एक खाली सफेद कागज और उसके बीचों बीच एक गीला सा उंगलियों का निशान, जैसे किसी ने अभी अभी उसे पकड़कर छोड़ा हो। मैंने तुरंत एम्बुलेंस सड़क के किनारे रोक दी। अर्जुन, टॉर्च जलाओ। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। हम दोनों ने वह पर्ची फिर से देखी। सचमुच उस पर कोई पता नहीं था। मैंने जेब टटोली, सोचा शायद असली पर्ची दूसरी जेब में हो, लेकिन नहीं, वही एक पर्ची थी। अर्जुन की आवाज अब पहले जैसी नहीं रही थी। दीपक भाई, अगर पता ही नहीं है तो हम जा कहाँ रहे हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सामने सिर्फ काली सड़क थी। पीछे 10 किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं। इतने में एम्बुलेंस का वायरलेस सेट, जो पूरे रास्ते बंद पड़ा था, अपने आप चालू हो गया। पहले सिर्फ खर्रर खर्रर जैसी आवाज आई, फिर बहुत धीमी टूटी हुई आवाज सुनाई दी, एम्बुलेंस 17। आवाज कट गई। मैंने तुरंत माइक उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं। फिर वही खर्र 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 और उसके बाद जल्दी, बस एक शब्द, फिर सन्नाटा। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा। अस्पताल से होगा क्या? मैंने सिर हिलाया। नहीं, हमारा वायरलेस अस्पताल के नेटवर्क से यहां तक काम ही नहीं करता। ये सुनते ही अर्जुन ने पहली बार खिड़की से बाहर देखना शुरू किया, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि अब हम किसी सामान्य रास्ते पर नहीं हैं। मैंने इंजन फिर स्टार्ट किया। वापस चलते हैं। मैंने एम्बुलेंस मोड़ने के लिए स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन हेडलाइट की रोशनी में जो दिखा, उसे देखकर मेरा पैर ब्रेक पर जम गया। जिस सड़क से हम अभी आए थे, वहां अब सड़क थी ही नहीं। पीछे सिर्फ घना पेड़ों का झुरमुट खड़ा था, जैसे उस दिशा में कभी कोई रास्ता बना ही न हो। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, दीपक भाई, दीपक, हम आए कहां से थे? उस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं था। कुछ सेकंड तक हम दोनों बिना कुछ बोले सामने देखते रहे। पीछे सड़क की जगह पेड़ कैसे आ गए, इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। अर्जुन, घबराने से कुछ नहीं होगा। पहले देखते हैं कि हम हैं कहाँ। मैंने एम्बुलेंस धीरे धीरे आगे बढ़ा दी। स्पीड मुश्किल से 20 किलोमीटर थी। दोनों तरफ घना जंगल था। सड़क पुरानी थी, लेकिन टूटी नहीं थी। ऐसा लग रहा था
जैसे कभी इस रास्ते से बहुत गाड़ियां गुजरती रही हों और फिर एक दिन सब कुछ अचानक बंद हो गया हो। करीब 5 मिनट बाद हेडलाइट की रोशनी में एक पुराना लोहे का बोर्ड दिखाई दिया। मैंने एम्बुलेंस रोक दी। बोर्ड आधा जंग खा चुका था, उस पर मिट्टी और काई जमी थी। मैं नीचे उतरा, हाथ से मिट्टी साफ की तो सिर्फ 2 शब्द पढ़े जा सके, प्रवेश निषेध। ऊपर का हिस्सा पूरी तरह टूटा हुआ था। नीचे किसी ने लाल रंग से हाथ से लिखा था, वापस मुड़ने की कोशिश मत करना। मैं कुछ पल उस लिखावट को देखता रहा। यह सरकारी पेंट नहीं था, किसी ने ब्रश से नहीं, बल्कि जैसे जल्दी जल्दी किसी डिब्बे में उंगली डुबोकर लिखा हो। अर्जुन भी नीचे उतर आया। उसने धीरे से पूछा, किसी की शरारत होगी क्या? मैं जवाब देता उससे पहले हवा बिल्कुल बंद हो गई। जंगल में एक भी पत्ता नहीं हिला। झींगुरों की आवाज जो अभी तक लगातार आ रही थी, एक ही पल में गायब हो गई। ऐसा सन्नाटा मैंने जिंदगी में पहली बार सुना था। उसी सन्नाटे में दूर जंगल के अंदर एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया। मैं और अर्जुन एक साथ उधर देखने लगे। आवाज बिल्कुल हमारी एम्बुलेंस जैसी थी, लेकिन वो आवाज जंगल के भीतर से आ रही थी, जहां कोई सड़क थी ही नहीं। अर्जुन फुसफुसाया, दीपक भाई, क्या इस जंगल में भी कोई एम्बुलेंस है? मैंने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, एम्बुलेंस जंगल के अंदर नहीं चल सकती। सायरन 3 बार बजा, फिर अचानक बंद हो गया। हम दोनों कुछ सेकंड वहीं खड़े रहे। फिर बिना एक शब्द बोले दोनों वापस एम्बुलेंस में बैठ गए। मैंने दरवाजा बंद किया, चाबी घुमाई, लेकिन इस बार इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। पहली बार मेरे मन में यह ख्याल आया, शायद हम रास्ता नहीं भटके, शायद कोई हमें यहां रोकना चाहता है। मैंने दूसरी बार चाबी घुमाई, टक टक, बस इतनी ही आवाज आई। इंजन फिर भी चालू नहीं हुआ। अर्जुन ने घबराकर पूछा, बैटरी बैठ गई क्या? मैंने तुरंत हेडलाइट जलाई। रोशनी पहले जैसी तेज थी, मतलब बैटरी बिल्कुल ठीक थी। मैंने बोनट खोलने का फैसला किया, टॉर्च लेकर नीचे उतरा। सब कुछ सामान्य था। बैटरी के तार ठीक, डीजल पर्याप्त, कोई पाइप लीक नहीं। ऐसा कोई कारण नहीं था कि एम्बुलेंस स्टार्ट ना हो। मैं वापस ड्राइवर सीट पर आकर बैठा। तीसरी बार चाबी घुमाई। इस बार इंजन बिना किसी दिक्कत के स्टार्ट हो गया। मैंने राहत की सांस ली। देखा, शायद कोई छोटी सी दिक्कत रही होगी। अर्जुन भी थोड़ा शांत हुआ। मैंने धीरे धीरे एम्बुलेंस आगे बढ़ा दी। सड़क बिल्कुल खाली थी। करीब 2 मिनट बाद मुझे पहली बार कुछ अजीब लगा। मैंने स्पीडोमीटर देखा, 40, लेकिन मेरा पैर एक्सेलरेटर पर था ही नहीं। मैंने तुरंत पैर पीछे खींच लिया। फिर भी सुई, 40 से 50, फिर 60। अर्जुन चिल्लाया, दीपक भाई, आप गाड़ी क्यों बढ़ा रहे हैं? मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। मैं नहीं बढ़ा रहा। उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया। ब्रेक ने काम किया, लेकिन एम्बुलेंस की रफ्तार कम नहीं हुई। पहली बार मेरे हाथों में पसीना आ गया। मैंने क्लच दबाया, गियर न्यूट्रल किया, फिर भी एम्बुलेंस उसी गति से आगे बढ़ती रही। ऐसा लग रहा था जैसे इंजन नहीं, कोई और उसे आगे धकेल रहा हो। तभी डैशबोर्ड पर लगी पुरानी घड़ी, जो पूरे रास्ते बंद पड़ी थी, अपने आप जल उठी। उस पर समय चमका, 1:18। मैं चौंक गया। अर्जुन, हमने अस्पताल से निकलते समय भी यही समय देखा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, लेकिन दीपक भाई, हम तो यहां आधे घंटे से ज्यादा से हैं। मैंने फिर घड़ी देखी। वो अभी भी 1:18 पर ही अटकी हुई थी। उसी पल रियर व्यू मिरर में मुझे एक सफेद रोशनी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई दूसरी एम्बुलेंस हमारी तरफ आ रही हो। मैंने राहत की सांस ली। कोई और है, शायद मदद मिल जाए। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा शीशे में देखा,
पीछे सड़क बिल्कुल खाली थी। न कोई हेडलाइट, न कोई गाड़ी, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा। और उसी अंधेरे में पहली बार एम्बुलेंस के पीछे से 2 बार ठक ठक की आवाज आई, ऐसी जैसे किसी ने पीछे का दरवाजा बाहर से नहीं, अंदर से धीरे धीरे खटखटाया हो। ठक ठक। दोनों आवाजें इतनी साफ थीं कि मुझे यकीन हो गया ये कोई वहम नहीं था। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। दीपक भाई, पीछे कोई है? मैंने बिना पीछे देखे कहा, बैठे रहो। लेकिन दस्तक तीसरी बार हुई, इस बार पहले से ज्यादा जोर से। धड़ाम। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी ताकत से अंदर से दरवाजा धक्का मारा हो। मैंने तुरंत एम्बुलेंस सड़क के किनारे रोक दी। इंजन अब सामान्य चल रहा था। मैंने टॉर्च उठाई। चलो। अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मत जाइए, अगर सच में कोई हुआ तो। मैंने उसकी तरफ देखा। अगर कोई जिंदा आदमी मदद मांग रहा है और हम नहीं गए तो सारी उम्र पछताएंगे। दोनों धीरे धीरे पीछे पहुंचे। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। एक पल के लिए दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि आसपास का सन्नाटा भी सुनाई देना बंद हो गया। मैंने धीरे से लॉक खोला और दरवाजा खोल दिया। अंदर सिर्फ स्ट्रेचर था, ऑक्सीजन सिलेंडर, फर्स्ट एड बॉक्स, बाकी कुछ भी नहीं। अर्जुन ने राहत की सांस ली। देखा, कोई नहीं है। मैं भी यही सोच रहा था। तभी मेरी नजर स्ट्रेचर के पहिए पर गई। उसके रबर पर ताजी गीली सफेद मिट्टी लगी हुई थी। मैंने तुरंत नीचे फर्श देखा। एम्बुलेंस के अंदर कीचड़ से बने जूते के निशान थे, 4, 5, 6। वे सीधे पीछे के दरवाजे से शुरू होते थे और स्ट्रेचर तक जाकर अचानक खत्म हो जाते थे। आगे एक भी निशान नहीं, जैसे जो भी अंदर आया वो स्ट्रेचर तक पहुंचा और वहीं से गायब हो गया। अर्जुन की आवाज कांप गई। दीपक भाई, ये निशान अभी अभी बने हैं। मैंने टॉर्च नीचे झुकाई। मिट्टी अभी भी गीली थी, मतलब कुछ ही मिनट पहले कोई इस एम्बुलेंस के अंदर चला था। लेकिन बाहर सड़क पर एक भी पैरों का निशान नहीं था। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया। इस बार बिना कुछ बोले दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। अब पहली बार मुझे वापस जाने की नहीं, बल्कि यह जानने की बेचैनी होने लगी कि वो अंदर आया कैसे था। मैंने एम्बुलेंस का दरवाजा बंद किया। कुछ सेकंड तक हम दोनों बिना बोले बैठे रहे। अर्जुन बार बार पीछे देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं वे गीले पैरों के निशान फिर दिखाई ना दे जाए। मैंने गहरी सांस ली। एक काम करते हैं, अस्पताल फोन लगाते हैं। मैंने मोबाइल निकाला। नेटवर्क शून्य। अर्जुन ने भी अपना मोबाइल देखा, उसमें भी वही हाल था। लेकिन तभी उसने धीरे से कहा, दीपक भाई, समय देखिए। मैंने मोबाइल की स्क्रीन देखी, 1:18। मैं कुछ पल उसे देखता रह गया। अभी भी? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे मोबाइल में भी। मैंने कलाई घड़ी देखी, उसकी सुई भी 1:18 पर रुकी हुई थी। मैंने पहली बार महसूस किया जैसे इस रास्ते पर समय आगे बढ़ ही नहीं रहा। मैंने एम्बुलेंस आगे बढ़ाई। करीब 3 किलोमीटर बाद सड़क के किनारे एक छोटा सा पुलिस सहायता केंद्र दिखाई दिया। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा लोहे का गेट, ऊपर फीका पड़ा बोर्ड, राज्य पुलिस सहायता चौकी। मेरे मन में राहत हुई। चलो, कम से कम यहां कोई मिलेगा। हम दोनों नीचे उतरे। दरवाजा आधा खुला था। अंदर धूल जमी थी। टेबल, कुर्सियां, पुराना रजिस्टर, सब कुछ अपनी जगह था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से यहां कोई आया ही ना हो। मैंने रजिस्टर खोला। आखिरी एंट्री 17 नवंबर 2009। मैंने तारीख दोबारा पढ़ी। आज 2026 था। मतलब करीब 17 साल से ये चौकी बंद पड़ी थी। तभी अर्जुन ने धीरे से आवाज दी, दीपक भाई, ये देखिए। दीवार पर एक पीली पड़ चुकी सूचना चिपकी थी। ऊपर लिखा था, रात्रि एम्बुलेंस संख्या 17 लापता। मेरे हाथ अपने आप उस कागज की ओर बढ़ गए।
नीचे लिखा था, चालक और कंपाउंडर सहित वाहन का अब तक कोई पता नहीं चल सका। मैंने आखिरी पंक्ति पढ़ी और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें दर्ज एम्बुलेंस का नंबर था UP 78 AX 1476। मैंने बाहर खड़ी अपनी एम्बुलेंस की तरफ देखा। धीरे धीरे चलकर उसके नंबर प्लेट के पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी डाली और मेरे हाथ कांपने लगे। हमारी एम्बुलेंस का नंबर भी UP 78 AX 1476 ही था। मैं कुछ बोल नहीं पाया। अर्जुन की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, दीपक भाई, अगर यह एम्बुलेंस 17 साल पहले ही गायब हो चुकी थी तो हम अभी चला क्या रहे हैं। उसी पल बाहर खड़ी एम्बुलेंस का सायरन अपने आप एक बार जोर से बज उठा और चौकी की टूटी खिड़कियों में उसकी आवाज देर तक गूंजती रही। चौकी के बाहर खड़ी एम्बुलेंस का सायरन धीरे धीरे बंद हो गया, लेकिन उसकी गूंज अभी भी मेरे कानों में थी। मैंने फिर से वो पुरानी सूचना उठाई। नीचे एक छोटा सा नंबर लिखा था, केस फाइल नंबर 27/2009, और उसके नीचे हाथ से लिखा था, जांच अधूरी, फाइल बंद न की जाए। मैंने रजिस्टर के नीचे रखी लोहे की पुरानी दराज खींची। पहली बार वो आसानी से खुल गई। अंदर धूल से ढकी एक मोटी फाइल रखी थी, ऊपर वही नंबर 27/2009। मैंने धीरे धीरे फाइल खोली। पहला पन्ना एम्बुलेंस की तस्वीर, दूसरा पन्ना ड्राइवर का नाम, तीसरा कंपाउंडर का। अर्जुन मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। मैं अगले पन्ने पर पहुंचा तो मेरी सांस अटक गई। उसमें लिखा था, आखिरी वायरलेस संदेश, समय 1:18 AM। मैंने कांपते हाथों से आगे पढ़ा। हम रास्ता भटक गए हैं, सड़क खत्म नहीं हो रही, पीछे कोई बार बार दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे हाथ अपने आप रुक गए। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा। हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो कुछ उस रिपोर्ट में लिखा था वह पिछले आधे घंटे में हमारे साथ भी हो चुका था। मैंने अगला पन्ना पलटा। नीचे लाल स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर ये फाइल किसी और के हाथ लगे तो उस रास्ते पर दोबारा मत जाना। उसी समय चौकी के अंदर रखा पुराना टेलीफोन, जो वर्षों से धूल में दबा था, एक बार बजा। मैं और अर्जुन दोनों उछल पड़े। पूरा कमरा उस आवाज से भर गया। अर्जुन घबराकर बोला, मत उठाइए। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अगर कोई सचमुच मदद मांग रहा हो। मैं धीरे धीरे टेलीफोन के पास पहुंचा, रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ सांस लेने की आवाज आती रही। फिर बहुत धीमी टूटी हुई आवाज सुनाई दी, अगर जिंदा लौटना चाहते हो। कुछ पल की चुप्पी, फिर वही आवाज, पहले से भी धीमी, तो एम्बुलेंस को कभी बंद मत करना। और लाइन कट गई। मैंने तुरंत रिसीवर नीचे रखा। अर्जुन ने पूछा, कौन था? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। जहां हमारी एम्बुलेंस खड़ी थी उसका इंजन अब भी चालू था, लेकिन ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। उसके सफेद कपड़े साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसका चेहरा गहरे अंधेरे में छिपा था। दीपक लाख कोशिश करने के बाद भी ये नहीं देख पाया कि वो कौन था। मैंने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। यही रुको, बाहर मत निकलना। लेकिन मेरी अपनी आवाज भी कांप रही थी। हम दोनों चौकी की टूटी खिड़की से एम्बुलेंस को देखते रहे। ड्राइवर सीट पर बैठा वो आदमी बिल्कुल हिल नहीं रहा था, न सिर घुमा रहा था, न हाथ, बस बैठा था। मैंने टॉर्च उठाई और रोशनी उसकी तरफ डाली। रोशनी शीशे से टकराकर वापस लौट आई। अंदर क्या था, कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। मैंने हिम्मत करके चौकी का दरवाजा खोला। रात पहले से ज्यादा ठंडी लग रही थी। अर्जुन मेरे पीछे पीछे चल रहा था। हम धीरे धीरे एम्बुलेंस के पास पहुंचे। अब हमारे और उस आदमी के बीच मुश्किल से 5 कदम की दूरी थी।
मैंने ड्राइवर साइड का दरवाज़ा पकड़ा, एक झटके में खोल दिया। सीट खाली थी। मैं कुछ सेकंड तक वही खड़ा रह गया। अभी सिर्फ कुछ पल पहले यहीं कोई बैठा था। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, दीपक भाई, क्या हम दोनों ने एक साथ देखा था? मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, हम दोनों ने देखा था। इतने में एम्बुलेंस के पीछे रखी ईसीजी मशीन, जो पूरे समय बंद थी, अचानक अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर एक सीधी हरी लाइन चल रही थी। फिर अचानक दिल की धड़कन जैसा ग्राफ बनने लगा। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। मशीन पर हार्ट रेट 72 लिखा हुआ था। अर्जुन ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, लेकिन अंदर तो कोई मरीज ही नहीं है। मैंने तुरंत स्ट्रेचर की तरफ देखा। स्ट्रेचर खाली था। ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी जगह था, लेकिन ईसीजी मशीन लगातार किसी जिंदा इंसान की धड़कन दिखा रही थी। 72, फिर 71। मैंने मशीन बंद करने के लिए बटन दबाया। कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार दबाया, फिर भी बीप बीप चलती रही। तभी मशीन की स्क्रीन एक पल के लिए झिलमिलाई। दिल की धड़कन वाला ग्राफ गायब हो गया। उसकी जगह धीरे धीरे कुछ अक्षर उभरने लगे। पहले व, फिर आ, फिर पूरा शब्द बन गया, वापस। मैं और अर्जुन एक साथ स्क्रीन को देखते रह गए। 2 सेकंड बाद दूसरा शब्द उभरा, मत। फिर तीसरा, मुड़ना। और जैसे ही आखिरी अक्षर पूरा हुआ, पूरी मशीन अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ फिर वही सन्नाटा फैल गया। मैंने पहली बार महसूस किया, कोई हमें डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि कोई हमें बचाने की कोशिश कर रहा था। ईसीजी मशीन बंद हो चुकी थी, लेकिन उस पर उभरे 3 शब्द अब भी मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, वापस, मत, मुड़ना। मैंने अर्जुन की तरफ देखा। अब एक काम करेंगे, इस एम्बुलेंस का पूरा रिकॉर्ड निकालेंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया। हम फिर से पुलिस चौकी के अंदर गए। फाइल के आखिरी हिस्से में कुछ ढीले कागज दबे हुए थे। उनमें से एक एम्बुलेंस की ड्यूटी शीट थी, उस रात की, जिस रात वो एम्बुलेंस लापता हुई थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। वाहन संख्या UP 78 AX4176, चालक महेश पाल, कंपाउंडर विजय सिंह, समय 1:18 AM, मरीज अज्ञात पुरुष। मैं यहीं रुक गया। अर्जुन ने पूछा, नाम क्यों नहीं लिखा? मैंने अगली लाइन पढ़ी और मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसमें लिखा था, मरीज ने अपना नाम बताने से इनकार किया। उसके नीचे एक और टिप्पणी थी, मरीज बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा है। मैंने धीरे धीरे अगली पंक्ति पढ़ी, अगर मैं रास्ते में उतर जाऊं तो पीछे मत देखना। कमरे में फिर वही सन्नाटा फैल गया। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, क्या वही आदमी जिसकी वजह से ये सब हुआ? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी समय चौकी के बाहर किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। थक थक थक, धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी जूते पहनकर धीरे धीरे चौकी की तरफ आ रहा हो। मैंने टॉर्च उठाई। आवाज दरवाजे के बिल्कुल पास आकर रुक गई। हम दोनों ने सांस रोक ली। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन गीली मिट्टी में जूते के ताजा निशान बने हुए थे। वे सीधे चौकी तक आए थे और वहीं से मुड़कर वापस नहीं गए थे। निशान यहीं खत्म हो गए थे। अर्जुन अब लगभग फुसफुसा रहा था, दीपक भाई, अगर कोई आया था तो गया कहाँ? मैं जवाब सोच ही रहा था कि पीछे खड़ी एम्बुलेंस की हेडलाइट अपने आप जल उठी। इंजन पहले से ही चालू था। अब उसका दाया इंडिकेटर धीरे धीरे अपने आप जलने बुझने लगा। टिक टिक टिक। मैंने ध्यान से देखा, एम्बुलेंस जिस दिशा की तरफ इशारा कर रही थी, उधर सड़क नहीं थी। वहां घने जंगल के बीच एक बहुत पुरानी संकरी पगडंडी दिखाई दे रही थी, जैसे कोई हमें जानबूझकर उसी रास्ते पर ले जाना चाहता हो। मैं कुछ सेकंड तक उस पगडंडी को देखता रहा। एम्बुलेंस का इंडिकेटर अब भी उसी दिशा में इशारा कर रहा था।
अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। दीपक भाई, उधर मत चलिए, यह रास्ता सड़क नहीं है। मैंने गहरी सांस ली। अभी तक जिसने भी हमें चेतावनी दी है उसने एक बार भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर कोई हमें उधर बुला रहा है तो शायद कोई वजह होगी। मैंने टॉर्च उठाई। हम दोनों पगडंडी पर चल पड़े। जंगल पहले से ज्यादा घना था। पेड़ों की शाखाएं सिर के ऊपर इस तरह मिली हुई थी कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। लगभग 5 मिनट तक हम बिना कुछ बोले चलते रहे। अचानक मेरे पैर किसी लोहे की चीज से टकराए। मैं नीचे झुका, मिट्टी हटाई। वह एक पुरानी स्ट्रेचर का टूटा हुआ पहिया था। मैंने उसे उठाया। रबर पूरी तरह सड़ चुका था, लेकिन उसके बीच में अस्पताल का पुराना नीला रंग अब भी दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, दीपक भाई, यह तो एम्बुलेंस की स्ट्रेचर का पहिया लगता है। मैं कुछ बोलता उससे पहले टॉर्च की रोशनी थोड़ी आगे गई और हम दोनों वहीं रुक गए। सामने घास और झाड़ियों के बीच एक जंग लगी एम्बुलेंस खड़ी थी। उसकी छत आधी धंस चुकी थी। शीशे टूटे हुए थे। दरवाजों पर काई जम चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। सामने नंबर प्लेट पर जमी मिट्टी साफ की और मेरे हाथ कांपने लगे। नंबर लिखा था UP 78 AX 4176। मैं पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन भी सुन्न खड़ा था। दीपक भाई, अगर असली एम्बुलेंस यहाँ है तो हम जिस एम्बुलेंस से आए हैं वो कौन सी है? उसी समय पीछे सड़क की दिशा से हमारी एम्बुलेंस का सायरन बज उठा। हम दोनों एक साथ पीछे मुड़े। दूर पेड़ों के बीच हेडलाइट की 2 रोशनियां दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी एम्बुलेंस बिना किसी ड्राइवर के धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही हो। अर्जुन की आवाज कांप गई, दीपक भाई, अब भागना चाहिए। मैंने उसकी बाह कसकर पकड़ ली और पहली बार मेरे मन में भी यही आया, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। हम दोनों घबराकर सड़क की तरफ देखने लगे। एम्बुलेंस अब हमारी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वो हमारे करीब पहुंची उसका सायरन अचानक बंद हो गया। अब सिर्फ इंजन की धीमी घरघराहट सुनाई दे रही थी। वो हमारी तरफ रेंगती हुई बढ़ रही थी। मैंने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। सड़क की तरफ नहीं, पहले इस एम्बुलेंस को देखते हैं। हम जंग लगी एम्बुलेंस के पास पहुंचे। ड्राइवर वाला दरवाजा आधा खुला था। मैंने उसे धक्का दिया। दरवाजा जोर से चरमराया। अंदर धूल की मोटी परत जमी थी। स्टीयरिंग, डैशबोर्ड, सब कुछ सड़ चुका था, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ थी। ड्राइवर सीट पर एक पुरानी चमड़े की डायरी रखी थी, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर धूल से बचाकर रखा हो। मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले कई पन्ने खाली थे। फिर एक तारीख लिखी थी, 17 नवंबर 2009। नीचे ड्राइवर की लिखावट। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो इसका मतलब है हम बच नहीं पाए। मैंने गहरी सांस ली। अर्जुन मेरे कंधे से लगकर पढ़ने लगा। रात 1:18 पर हमें सड़क किनारे एक आदमी मिला। उसने अपना नाम नहीं बताया। वो घायल नहीं था, लेकिन उसने कहा, मुझे अस्पताल ले चलो, वरना तुम भी यहां से नहीं निकल पाओगे। मैं आगे पढ़ता गया। हमने उसे पीछे बैठा दिया। 10 मिनट तक वो बिल्कुल चुप रहा। फिर उसने सिर्फ एक बात कही, जब मैं उतर जाऊं तब पीछे मत देखना। कुछ देर बाद उसने खुद दरवाजा खोला और अंधेरे में उतर गया। विजय ने जिज्ञासा में पीछे मुड़कर देख लिया और उसी पल हम रास्ता खो बैठे। मैं पढ़ते पढ़ते रुक गया। अर्जुन ने पूछा, फिर? मैंने आखिरी पन्ना पढ़ता। उस पर सिर्फ 3 लाइनें थीं। अगर ये रास्ता तुम्हें दोबारा मिले तो उस आदमी को कभी अपनी एम्बुलेंस में मत बैठाना, क्योंकि वो मरीज नहीं, आखिरी आदमी है। डायरी यहीं खत्म हो गई। उसी पल
पीछे से कदमों की आवाज आई। थक थक थक, धीमी, बिल्कुल वैसी जैसी पुलिस चौकी के बाहर सुनाई दी थी। मैं और अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़े। लगभग 50 कदम दूर पेड़ों के बीच एक आदमी खड़ा था। सफेद कपड़े, दोनों हाथ नीचे और चेहरा अब भी अंधेरे में। लेकिन इस बार उसने पहली बार अपना दायां हाथ उठाया और जंगल के दूसरी तरफ इशारा किया, जैसे वह कह रहा हो, अगर जिंदा लौटना है तो इस बार मेरी बात मान लेना। मैं और अर्जुन उस आदमी को जंगल में जाते हुए देखते रहे। इस बार हमने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि उसकी आखिरी बात अभी भी कानों में गूंज रही थी, पीछे मत देखना। कुछ देर बाद जंगल फिर बिल्कुल शांत हो गया। मैंने एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खोला। वही स्ट्रेचर, वही ऑक्सीजन सिलेंडर, सब कुछ अपनी जगह था। लेकिन जिस जगह पर पहले गीले पैरों के निशान थे, वहां अब सिर्फ सूखी धूल थी, एक भी निशान नहीं। अर्जुन ने घबराकर कहा, दीपक भाई, निशान कहाँ गए? मैंने टॉर्च नीचे डाली। फर्श बिल्कुल साफ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई चला ही ना हो। मैं स्ट्रेचर के पास पहुंचा। उसके एक कोने पर मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा चिपका हुआ था। मैंने उसे उंगलियों से उठाया। वो साधारण मिट्टी नहीं थी, उसमें छोटे छोटे सफेद पत्थर मिले हुए थे। मैंने उसे हथेली पर रगड़ा। अचानक मुझे डायरी का एक पन्ना याद आया। मैं दौड़कर जंग लगी एम्बुलेंस तक गया। डायरी फिर खोली। एक बीच का पन्ना, जो पहले चिपका हुआ था, अब आसानी से खुल गया। उस पर लिखा था, उसके पैरों पर हमेशा नदी किनारे वाली सफेद मिट्टी लगी रहती थी। वो जहां भी चलता था, वही मिट्टी पीछे छूट जाती थी। अगर कभी वो मिट्टी स्ट्रेचर तक पहुंच जाए तो समझ लेना वो तुम्हें छोड़कर नहीं गया। मैंने पढ़ना बंद कर दिया। अर्जुन ने पूछा, मतलब? मैंने धीरे से स्ट्रेचर की तरफ देखा। मतलब वो एम्बुलेंस से उतरा ही नहीं था। अर्जुन की आंखें फैल गईं। लेकिन हमने तो दरवाजा खोला था, अंदर कोई नहीं था। मैंने बहुत धीरे से कहा, हाँ, हमें कोई दिखाई नहीं दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां कोई था ही नहीं। उसी पल स्ट्रेचर अपने आप बहुत हल्का सा चर की आवाज करके हिला। इतना कम कि अगर पूरा सन्नाटा न होता तो शायद हम सुन भी नहीं पाते। मैं और अर्जुन दोनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा, और यही पहली बार हमें महसूस हुआ कि एम्बुलेंस अभी भी खाली नहीं है। मैंने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। पीछे हटो। हम दोनों धीरे धीरे एम्बुलेंस से नीचे उतर गए। जैसे ही हम बाहर आए, अचानक मेरी नज़र जंग लगी एम्बुलेंस के टूटे हुए शीशे पर पड़ी। उस शीशे में मेरा चेहरा नहीं, बल्कि दो आदमी दिखाई दे रहे थे। एक ड्राइवर सीट पर, दूसरा उसके बगल में। दोनों ने पुराने जमाने की सरकारी एम्बुलेंस की वर्दी पहन रखी थी। मैंने घबराकर पीछे देखा। हमारी एम्बुलेंस खाली थी। फिर शीशे की तरफ देखा। वे दोनों अब भी वही थे। उनमें से एक ने इंजन स्टार्ट किया, दूसरे ने पीछे का दरवाजा खोला और सड़क किनारे खड़े एक आदमी को सहारा देकर अंदर बैठाया। सफेद कपड़े, नंगे पैर और पैरों पर वही सफेद मिट्टी। मैं समझ गया, मैं कोई परछाई नहीं देख रहा था। मैं 17 साल पुरानी घटना देख रहा था। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ ले जाना है? सफेद कपड़ों वाले आदमी ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, जहां सड़क खत्म होती है। ड्राइवर हंस पड़ा। सड़क कहीं खत्म होती है क्या? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ खिड़की के बाहर देखने लगा। एम्बुलेंस चल पड़ी। कुछ देर तक सब सामान्य रहा। फिर वही हुआ जो हमारे साथ हुआ था। घड़ी 1:18 पर रुक गई। इंजन एक पल के लिए बंद हुआ। पीछे थक थक थक, दरवाजे पर दस्तक। ड्राइवर घबरा गया। कंपाउंडर बोला, पीछे कोई और भी है क्या? सफेद कपड़ों वाला आदमी पहली बार उनकी तरफ मुड़ा। उसने बहुत धीरे से कहा, जो भी सुनो,
पीछे मत देखना। एम्बुलेंस फिर चल पड़ी। 10 मिनट बाद उस आदमी ने खुद पीछे का दरवाज़ा खोला। वो नीचे उतर गया। उतरते समय उसके पैरों से वही सफ़ेद मिट्टी गिरती चली गई, इसीलिए निशान सीधे स्ट्रेचर तक गए थे। लेकिन उतरने से पहले उसने एक बार फिर कहा, अब चाहे कुछ भी हो, पीछे मत देखना। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर एम्बुलेंस के पीछे किसी और के दौड़ने की आवाज़ आने लगी। धड़ धड़ धड़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से वाहन के पीछे भाग रहा हो। ड्राइवर ने दांत भींच लिए, लेकिन बगल में बैठे कंपाउंडर से रहा नहीं गया। उसने धीरे धीरे अपना सिर पीछे घुमाया और उसी पल जंग लगी एम्बुलेंस के टूटे शीशे पर एक लंबी दरार पड़ गई। मैं और अर्जुन दोनों चौंक कर पीछे हट गए। शीशे में दिख रही पूरी घटना एक झटके में गायब हो चुकी थी। चारों तरफ फिर वही जंगल था, वही सन्नाटा। लेकिन अब हमें एक बात पता चल चुकी थी, सफेद कपड़ों वाला आदमी कभी खतरा नहीं था। खतरा उसके पीछे था। टूटे हुए शीशे में दिखा दृश्य गायब हो चुका था, लेकिन उस एक पल ने 17 साल पुराना सच हमारे सामने खोल दिया था। मैंने धीरे से कहा, अब समझ आया, वो आदमी हमें बार बार पीछे देखने से क्यों रोक रहा था। अर्जुन ने घबराकर पूछा, लेकिन पीछे था कौन? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी समय जंगल में फिर वही भारी कदमों की आवाज गूंजी। धप धप धप। इस बार आवाज इंसान के चलने जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज सूखे पत्तों को कुचलती हुई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही हो। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन पेड़ों के तने एक एक करके हिल रहे थे, जैसे कोई उनके बीच से गुजर रहा हो। अर्जुन अब लगभग कांप रहा था। दीपक भाई, चलते हैं यहां से। मैंने उसकी बात मान ली। हम दोनों एम्बुलेंस की तरफ दौड़े। जैसे ही मैं ड्राइवर सीट पर बैठा, मेरी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी। मैंने तुरंत उसे नीचे कर दिया। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, अगर पीछे नहीं देखना है तो आईने में भी नहीं। अर्जुन ने बिना कुछ कहे साइड वाला शीशा भी मोड़ दिया। एम्बुलेंस तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन पीछे से आने वाली आवाज अब भी हमारा पीछा कर रही थी। धप धप धप। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज एम्बुलेंस जितनी तेज नहीं, लेकिन कभी रुक भी नहीं रही थी। तभी पीछे रखा पुराना वायरलेस सेट, जो अब तक बंद था, अपने आप चालू हो गया। उसमें तेज खरखराहट हुई। फिर एक टूटी हुई आवाज सुनाई दी, महेश। मैं एकदम चौंक गया। डायरी में ड्राइवर का नाम महेश लिखा था। वायरलेस फिर बोला, महेश, अगर सुन रहे हो तो पीछे मत देखना। फिर कुछ सेकंड की खरखराहट और उसके बाद एक ऐसी चीख जो शायद किसी इंसान की आखिरी चीख थी। इतनी दर्दनाक कि अर्जुन ने दोनों कान बंद कर लिए। मैंने तुरंत वायरलेस बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका स्विच टूटा हुआ था। वो अपने आप बोल रहा था। कुछ पल बाद एक आखिरी वाक्य सुनाई दिया, मैंने बस एक बार पीछे देखा था, और वायरलेस हमेशा के लिए शांत हो गया। एम्बुलेंस के अंदर फिर वही सन्नाटा लौट आया। मैंने बहुत धीरे से कहा, यह महेश की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, मतलब उसने सच में पीछे देखा था? मैंने सिर हिलाया, हाँ, और शायद उसी एक गलती की वजह से यह रास्ता आज तक खत्म नहीं हुआ। उसी समय सामने सड़क पर दूर वही सफेद कपड़ों वाला आदमी फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो हमारी तरफ नहीं देख रहा था। वो हमारे पीछे किसी और चीज को देख रहा था, और पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन वह डर हमारे लिए नहीं था। उसकी नज़र हमारी एम्बुलेंस के पीछे किसी चीज पर टिकी हुई थी। मैंने ब्रेक नहीं लगाया।
एम्बुलेंस लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, उसने जोर से अपना हाथ उठाया और चिल्लाया, आईने मत देखना। उसी क्षण एम्बुलेंस के अंदर लगी ऊपर वाली छोटी गोल शीशे की प्लेट, जो शायद वर्षों से किसी ने देखी भी नहीं थी, अपने आप नीचे झूल गई। वह सीधे मेरी आंखों के सामने आ गई। उसमें पीछे का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। मैंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन अर्जुन की नजर एक पल के लिए उस शीशे पर पड़ गई। बस एक पल। अर्जुन का पूरा शरीर अकड़ गया, उसकी सांस रुक सी गई। मैंने उसका कंधा पकड़कर जोर से झकझोरा, अर्जुन। वो कांपती आवाज में बोला, दीपक भाई, वो दौड़ नहीं रहा था, वो जमीन को छू ही नहीं रहा था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने उसे डांटते हुए कहा, आंखें बंद कर। अर्जुन ने तुरंत आंखें बंद कर ली, लेकिन अब देर हो चुकी थी। पीछे से पहली बार एम्बुलेंस पर किसी चीज ने जोरदार वार किया। धड़ाम, पूरी एम्बुलेंस हिल गई। साइड का शीशा चटक गया। स्टीयरिंग मेरे हाथों से लगभग छूट गया। मैंने किसी तरह गाड़ी संभाली। पीछे फिर वही वार, धम। ऐसा लगा जैसे कोई पूरी ताकत से एम्बुलेंस की छत पर चढ़ाया हो। उसी समय सामने खड़ा सफेद कपड़ों वाला आदमी अचानक सड़क के बीच घुटनों के बल बैठ गया। उसने दोनों हाथ जमीन पर रखे और आंखें बंद कर ली। अगले ही पल पूरे जंगल में एक ऐसी खामोशी फैल गई जो अब तक कभी नहीं हुई थी। पीछे से आने वाली आवाज अचानक बंद हो गई। एम्बुलेंस पर पड़ने वाले वार रुक गए। मैंने धीमे से ब्रेक लगाया। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। सफेद कपड़ों वाला आदमी धीरे धीरे उठा। इस बार वो सीधे मेरी खिड़की के पास आया। पहली बार मैं उसका चेहरा बिल्कुल साफ देख पा रहा था। ना वो बूढ़ा था, ना डरावना, ना भूत जैसा। वो बहुत थका हुआ, बहुत उदास आदमी लग रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं 17 साल से हर उस एम्बुलेंस का इंतजार करता हूं जो इस रास्ते पर भटक जाती है। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम हो कौन? उसने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, मैं वही हूं जिसे उस रात उन्होंने मरीज समझ लिया था। उसकी आंखों में नमी आ गई। अगर उस रात उन्होंने मेरी आखिरी बात मान ली होती, तो आज मुझे किसी और का इंतजार नहीं करना पड़ता। इतना कहकर उसने धीरे से पीछे देखा और पहली बार उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो फुसफुसाया, अब भागो, ये फिर आ गया है। और उसी क्षण एम्बुलेंस के पीछे ऐसी गर्जना गूंजी कि जंगल के सारे पक्षी एक साथ उड़ गए। सफेद कपड़ों वाला आदमी चीखा, भागो अभी! मैंने बिना एक पल गंवाए एम्बुलेंस पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दी। पीछे फिर वही गर्जना गूंजी, लेकिन इस बार उस आवाज में गुस्सा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी तरफ नहीं, उस सफेद कपड़ों वाले आदमी की तरफ दौड़ रहा हो। मैंने पीछे नहीं देखा। अर्जुन ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। एम्बुलेंस तेजी से आगे बढ़ रही थी। अचानक वायरलेस फिर अपने आप चालू हो गया। इस बार उसमें खरखराहट नहीं थी। बहुत साफ आवाज आई, वही ड्राइवर महेश जिसकी डायरी हमने पढ़ी थी। वह हाफ रहा था। अगर कोई ये सुन रहा है तो समझ लेना, गलती उस आदमी की नहीं थी, गलती हमारी थी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। आवाज फिर आई। हमने उसकी बात नहीं मानी। हमने पीछे देखा और कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर हमने उसे देख लिया। अर्जुन ने धीरे से पूछा, किसे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वायरलेस खुद बोल उठा, जिसका चेहरा नहीं था। पूरी एम्बुलेंस में सन्नाटा छा गया। महेश की आवाज कांप रही थी। वो इंसान नहीं था, उसका कोई शरीर नहीं था। जहां अंधेरा होता वो वहीं होता, और जो एक बार उसे देख ले उसे वो कभी छोड़ता नहीं।
अचानक वायरलेस हमेशा के लिए बंद हो गया। उसी पल एम्बुलेंस के भीतर का तापमान एकदम सामान्य हो गया। घड़ी जो बार बार 1:18 पर रुक जाती थी, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। 1:19, 1:20। मैंने पहली बार राहत की सांस ली। सामने हाईवे की पीली स्ट्रीट लाइटें दिखाई देने लगी। हम जंगल से बाहर निकल चुके थे। मैंने एम्बुलेंस रोकी। अर्जुन नीचे उतरा। वो कांप रहा था। मैंने भी बाहर आकर पीछे का दरवाज़ा खोला। स्ट्रेचर अब बिल्कुल खाली था। न मिट्टी, न पैरों के निशान, न कोई आवाज़। बस स्ट्रेचर के बीचों बीच एक पुराना मुड़ा हुआ कागज़ रखा था। मैंने उसे खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इस बार तुमने पीछे नहीं देखा, धन्यवाद। नीचे किसी का नाम नहीं था। मैंने वो कागज़ मोड़ा और जेब में रख लिया। 3 महीने बाद मैंने वह नौकरी छोड़ दी। अर्जुन भी दूसरे शहर चला गया। हमने कभी उस रात की बात किसी से नहीं की, लेकिन आज भी जब कभी आधी रात के बाद किसी सुनसान हाईवे पर एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है, तो मैं अनायास रियर व्यू मिरर नीचे कर देता हूं, क्योंकि मुझे आज भी उस आदमी की आखिरी बात याद है, पीछे मत देखना। और आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात को बीते 7 साल हो चुके थे। मैंने एम्बुलेंस की नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी थी। अब मैं शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में रहता था। उस रात की डायरी और वो मुड़ा हुआ कागज आज भी मेरी अलमारी में बंद थे। मैंने उन्हें फिर कभी नहीं खोला, क्योंकि कुछ यादें जितनी दूर रहे उतना ही अच्छा होता है। एक बरसाती शाम मैं हाईवे किनारे एक पुराने ढाबे पर चाय पी रहा था। बारिश लगातार हो रही थी। ढाबे पर मुश्किल से 4-5 लोग थे। तभी एक नई सरकारी एम्बुलेंस आकर रुकी। उसमें 2 जवान लड़के बैठे थे। उनमें से एक हंसते हुए ढाबे वाले से बोला, भैया, जंगल वाले पुराने रास्ते से जाने में कितना समय लगेगा? मेरे हाथ में पकड़ा चाय का गिलास वहीं रुक गया। ढाबे वाला अचानक चुप हो गया। कुछ पल बाद बोला, उधर मत जाना, नया हाईवे बना है, उसी से चले जाओ। दोनों लड़के हंस पड़े। अरे बाबा, जीपीएस यही रास्ता दिखा रहा है, इतना भी क्या डरना। उन्होंने चाय खत्म की और एम्बुलेंस स्टार्ट कर दी। मैं बहुत देर तक उन्हें देखता रहा। फिर ना जाने क्यों मैं अचानक अपनी कुर्सी से उठ गया और तेज कदमों से उनकी एम्बुलेंस की तरफ चल पड़ा। लेकिन मैं पहुंच पाता उससे पहले किसी ने पीछे का दरवाज़ा खोला और बहुत शांत होकर अंदर बैठ गया। सफ़ेद कपड़े, नंगे पैर और पैरों पर वही सफ़ेद मिट्टी। ड्राइवर ने शायद उसे कोई मरीज समझा। उसने कुछ पूछा भी, लेकिन मैं इतनी दूर था कि आवाज़ सुनाई नहीं दी। बस मैंने उस आदमी को हल्की सी मुस्कान के साथ वही पुरानी बात कहते देखा, रास्ते में जो भी हो पीछे मत देखना। अगले ही पल एम्बुलेंस धीरे धीरे बारिश में ओझल हो गई। मैं बहुत देर तक उसी सड़क को देखता रहा। मेरी जेब में रखा वो पुराना कागज़ हवा से हल्का सा बाहर निकल आया। मैंने उसे फिर खोला। इस बार उस पर पहले वाली एक लाइन के नीचे एक और लाइन दिखाई दी, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब तक लोग पीछे मुड़कर देखते रहेंगे, मैं इस रास्ते को छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने धीरे से कागज़ मोड़ा, आसमान की तरफ देखा और पहली बार उस अजनबी के लिए मन ही मन दुआ की, क्योंकि अब मैं समझ चुका था वो इस रास्ते का अभिशाप नहीं था। वो तो उन लोगों का आखिरी रक्षक था जो अंधेरे में भटक जाते थे। दोस्तों, ये थी आज की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और रात का खौफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगा एक नई सच्ची घटनाओं से प्रेरित डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हर रात अपने साथ कोई ना कोई अनकहा राज ज़रूर लेकर आती है। नमस्कार।